नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीरम बिलीरुबिन टेस्ट के बारे में। ये लिवर फंक्शन को समझने का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए एक बहुत ही क्लासिक क्लिनिकल साइंस से शुरू करते हैं। जॉन्डिस यानी पीलिया। सोचिए, एक पेशेंट आता है जिसकी त्वचा और आंखें पीली हैं। तो उनका शरीर हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा है? यही वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। आज की पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहेगी कि बॉडी ये सिग्नल आखिर दे क्यों रही है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जॉन्डिस के पेशेंट को देखेंगे, फिर समझेंगे कि बिलीरुबिन की मेटाबॉलिक जर्नी क्या होती है। इसके बाद हम बिलीरुबिन टेस्ट कैसे ऑर्डर होता है उस पर बात करेंगे। फिर लैब रिपोर्ट को डिकोड करेंगे और आखिर में इसके असल कारण का पता लगाएंगे। तो जब हम जॉन्डिस की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि खून में बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी कंडीशन को हम मेडिकली हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहते हैं। लेकिन ये बिलीरुबिन आखिर है क्या चीज और ये आता कहां से है? अच्छा, तो बिलीरुबिन के दो मेन फॉर्म्स होते हैं। एक है अनकंजुगेटेड, जिसे इनडायरेक्ट भी कहते हैं, और ये पानी में नहीं घुलता, मतलब वाटर इनसॉल्युबल है। दूसरा है कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलीरुबिन, जो पानी में आराम से घुल जाता है। और देखिए, ये वाटर सॉल्युबिलिटी का जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि बॉडी इसे कैसे प्रोसेस करेगी और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल पाएगी। ठीक है, तो अब जरा ये समझते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मली बिलीरुबिन को हैंडल कैसे करती है। देखिए, अगर हमें नॉर्मल प्रोसेस समझ आ गया तो ये पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। ये जो डायग्राम है, ये बिलीरुबिन की पूरी मेटाबॉलिक जर्नी को एक शॉट में दिखा देता है। मतलब रेड ब्लड सेल्स के टूटने से लेकर बॉडी से बाहर निकलने तक का पूरा सफर। तो चलिए इसी डायग्राम की मदद से इसके हर स्टेप को समझते हैं। तो इस पूरी जर्नी को हम 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, स्प्लीन में पुरानी रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज टूटती हैं, जिससे बिलीरुबिन बनता है। स्टेप 2, फिर यह बिलीरुबिन लिवर तक ट्रांसपोर्ट होता है। स्टेप 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लिवर में इसका कंजुगेशन होता है। स्टेप 4, इसके बाद इसे बाइल के साथ गट यानी आंत में रिलीज किया जाता है। और फाइनली स्टेप 5, इसे कन्वर्ट करके स्टूल और यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो लिवर में होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। यहाँ होता क्या है कि एक स्पेशल एंजाइम यूडीपीडी ट्रांसफरेज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ ग्लूकुरोनिक एसिड को जोड़ देता है। बस इसी रिएक्शन से वो वाटर इनसॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल बन जाता है और तभी बॉडी उसे यूरिन के जरिए बाहर फेंक पाती है। तो फिजियोलॉजी समझने के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल क्लिनिकल एस्पेक्ट पर, यानी एक डॉक्टर ये टेस्ट ऑर्डर क्यों और कैसे करता है। तो देखिए, इस टेस्ट के लिए बस एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट को फास्टिंग के लिए कहा जाता है, मतलब खाली पेट, ताकि रिजल्ट्स एकदम एक्यूरेट आएं। अब लैब में क्या होता है, वहाँ ज़ेंड्रासिक ग्रॉफ मेथड यूज़ होता है। सिंपल भाषा में एक केमिकल रिएक्शन से बिलीरुबिन को एक कलर्ड कंपाउंड में बदल दिया जाता है, और वो रंग जितना गहरा होगा, खून में बिलीरुबिन उतना ही ज्यादा होगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लैब रिपोर्ट के नंबर्स को डिकोड करना। आखिर उन वैल्यूज का मतलब क्या है? तो ये है नॉर्मल रेफरेंस रेंज एक हेल्दी इंसान के लिए। ये बेंचमार्क है। टोटल बिलीरुबिन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसमें से जो डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड है वो 0.4 से कम और इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड 1.0 से कम। ये नॉर्मल माना जाता है। अगर वैल्यूज इन लिमिट से बाहर हैं तो ये किसी प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। चलो एक केस देखते हैं। मान लीजिए एक रिपोर्ट आती है जिसमें टोटल बिलीरुबिन हाई है, डायरेक्ट बिलीरुबिन भी हाई है, लेकिन इनडायरेक्ट बिलीरुबिन नॉर्मल रेंज में है। अब इस पैटर्न का क्या मतलब निकाला जाए, यही हम अगले सेक्शन में पता लगाएंगे। ये जो पैटर्न है ना कि कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये हमें बहुत जरूरी क्लू देता है। ये एक तरह से डायग्नोस्टिक डिटेक्टिव वर्क जैसा है जो हमें बीमारी की जड़ तक ले जाता है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम या तो लिवर से पहले की है, जिसे हम प्री हेपेटिक कहते हैं, या फिर लिवर के अंदर कॉन्जुगेशन में ही कोई दिक्कत है। और अगर कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम कॉन्जुगेशन के बाद की है, यानी या तो लिवर से एक्सक्रीशन में दिक्कत है या फिर बाइल डक्ट में कोई रुकावट है, जिसे हम पोस्ट हेपेटिक कहते हैं। तो हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के क्या कारण हो सकते हैं? प्री हेपेटिक कॉजेज में आता है आरबीसीज का बहुत ज़्यादा टूटना, जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। ये मलेरिया, ट्रॉमा या कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज में हो सकता है।
और कुछ हेपेटिक कारण भी हैं, जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम या क्रिगलर-नड्जर सिंड्रोम। नवजात बच्चों में होने वाला पीलिया भी इसी कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं हाई कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की। इसके हेपेटिक कारण हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस या अल्कोहलिक लिवर डिजीज। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और कॉमन कारण होता है पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाइल डक्ट में कोई रुकावट। ये गॉलस्टोन्स यानी पित्त की पथरी की वजह से हो सकता है, या फिर पैंक्रियाज या बाइल डक्ट के किसी ट्यूमर की वजह से। सिर्फ लैब रिपोर्ट काफ़ी नहीं होती, पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे पीली आंखें और त्वचा तो होंगी ही, लेकिन अगर यूरिन डार्क आ रहा है और स्टूल का कलर मिट्टी जैसा, मतलब क्ले कलर्ड है, तो ये सीधे सीधे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ इशारा करता है। पेट में दर्द हेपेटाइटिस या गॉलस्टोन्स का साइन हो सकता है, और शरीर में खुजली होना ये बाइल सॉल्ट्स के जमा होने का संकेत है। तो अगला कदम क्या होगा? अगर रिपोर्ट में कोई भी असामान्यता है तो एक हेपेटोलॉजिस्ट यानी लिवर स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को शराब से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी जाती है। हाइड्रेशन मेंटेन करना और एक लिवर फ्रेंडली डाइट जैसे कि फल, सब्जियां बहुत ज़रूरी है। और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आगे LFTs, अल्ट्रासाउंड्स और हीमोलिटिक स्टडीज जैसे टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगली बार जब जॉन्डिस के किसी मरीज का मूल्यांकन कर रहे हों तो इस सवाल पर जरूर सोचें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का अनुपात लिवर और बाइल डक्ट्स की सेहत के बारे में आखिर क्या कहानी बता रहा है? यही वो की है जो सही डायग्नोसिस का ताला खोलती है।